Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to continue the Vision IS monthly compilation of August 2020, and the topics that we are going to discuss today is complete science and technology portion. Okay, complete science and technology portion we are going to discuss. After this we are going to discuss the culture portion and the ethics. Okay, these three topics we are going to cover in this single video. So if you are new in our channel, then please do like, comment and subscribe, and let's start our today's discussion with the first news. The news is regarding DNA technology use and application regulation bill 2020. तो सबसे पहले जानते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है. तो रिसेंटली क्या हुआ है, द पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस किया है इन सम ऑफ द प्रोविजन जो है डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 में. ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक बैकग्राउंड का आइडिया दे देती हूँ कि द फर्स्ट अटेम्प्ट जो था रिलेटेड टू द जो डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ और एप्लीकेशन का रेगुलेशन रिलेटेड, वो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था 2003 में. ठीक है, विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डीएनए प्रोफाइलिंग एडवाइजरी कमेटी के साथ में. ठीक है, और जो एक ड्राफ्ट बिल उसी टाइम पे प्रिपेयर किया गया था. बाद में क्या हुआ, 2018 में कुछ प्रोविजन से उसको रिन्यू किया गया और बिल फिर से लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया. बट 2018 में वो बिल को क्या हो गया, वो लैप्स हो गया. बाद में क्या हुआ, 2019 को वो फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया एंड वॉज रेफर टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी. ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिए रिलेटेड टू अ डीएनए. अभी डीएनए क्या होता है, डीएनए इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन द बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, डीएनए ऐसा एक मॉलिक्यूल होता है बॉडी में, तो जो हमारी जो बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसको कंटेन करता है, और वो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज़फुल होते हैं. ठीक है, हर एक पर्सन का जो डीएनए होता है वो यूनिक होता है, और उसमें कुछ ना जो मतलब हर एक पर्सन में जो होता है कुछ ना कुछ वेरिएशन होते हैं. ठीक है, क्योंकि एक इंडिविजुअल का जो डीएनए है वो मैच नहीं होता है. ठीक है, वेरिएशन इन द सीक्वेंसेस ऑफ अ डीएनए कैन बी यूज टू मैचिंग द इंडिविजुअल एंड आइडेंटिफाई देम. ठीक है, अभी ये जो वेरिएशन होते हैं इसके वजह से हम पर्टिकुलर इंसान को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं या मतलब मैच कर सकते हैं. ठीक है, ड्यू टू सी मतलब अगर किसी का डीएनए के थ्रू भी हम पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी को जान सकते हैं. अभी डीएनए प्रोफाइलिंग एंड सैम्पलिंग क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे स्पेसिफिक डीएनए पैटर्न को, ठीक है, स्पेसिफिक डीएनए पैटर्न, ठीक है, ऑब्टेन किया जाता है पर्सन को, उसको हम प्रोफाइल बोलते हैं. उसमें क्या होता है, द बायोलॉजिकल मटेरियल यूज टू डिटरमाइन अ डीएनए प्रोफाइल. अभी कौन से बायोलॉजिकल मटेरियल यूज़ किए जाते हैं वो देखा जाए तो ब्लड, सीमेन, सलाइवा, यूरिन, फेशेस, हेयर, टीथ, बोन, टिश्यू एंड सेल. ठीक है, इससे हम क्या है डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हैं. ठीक है, हमने देख लिया डीएनए प्रोफाइलिंग और सैम्पलिंग. अभी की प्रोविज़न क्या है इस बिल का, तो सबसे पहले की प्रोविज़न है ये जो बिल है नया वाला, ये प्रोवाइड करेगा एक प्रॉपर रेगुलेशन टू यूज़ द डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, जो डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसका प्रॉपर रेगुलेशन किया जाएगा. उसके बाद क्या है, डीएनए टेस्टिंग विल अलाउ ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ द बिल. ठीक है, तो डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ सिर्फ जो शेड्यूल में मेंशन है उसी फैक्टर्स के लिए यूज़ होगा. अभी कौन से शेड्यूल्स में कौन से मैटर्स मेंशन है, तो सबसे पहला मैटर है कि आईपीसी द्वारा कोई भी मैटर ऑफेंसेस हुआ हो तो उसमें. ठीक है, सेकंड है कि सिविल मैटर्स सच एज पेरेंटियल सूट. ठीक है, सिविल मैटर्स के केस में. और थर्ड है फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी. ठीक है, इन तीन फैक्टर्स में ही हम जो है डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं. अभी कंसेंट प्रोविजन फॉर द कलेक्शन ऑफ अ डीएनए. ठीक है, इसके बारे में क्या है, जो अरेस्ट पर्सन अथॉरिटी आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ राइट रिटर्न कंसर्न इफ द ऑफेंस कैरी अ पनिशमेंट ऑफ अप टू 7 ईयर. ठीक है, तो जो भी अरेस्ट पर्सन है अगर उनका डीएनए कलेक्ट कर रहा हो तो उसका क्या है एक रिटर्न फॉर्म में हमें ना कि उनका कंटेंट लेना पड़ता है. ठीक है, अगर किसी भी पर्सन की जो पनिशमेंट हो वो 7 ईयर से 7 ईयर तक हो. ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ़ द ऑफेंस कैरी मोर देन 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट और अ डेट कंसेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, अगर डेट या 7 ईयर से ज़्यादा उनका इम्प्रिजनमेंट हो तो उस टाइम पे क्या होता है, कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, इफ़ अ पर्सन इज़ अ विक्टिम, रिलेटिव ऑफ अ मिसिंग पर्सन, माइनर, डिसेबल पर्सन, द अथॉरिटी आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ रिटेन कंसेंट. ठीक है, तो रिटेन कंसेंट लेना पड़ता है जो अगर विक्टिम हो. ठीक है, या जो रिलेटिव ऑफ उस पर्टिकुलर मिसिंग पर्सन हो, या इन सारे जो डिसेबल पर्सन हो या माइनर्स हो. ठीक है, इन सारे केसेस में क्या है, डीएनए आपको अगर
कलेक्ट करना हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, उनका कंसेंट इन रिटर्न फॉर्मेट में लेना पड़ता है। इफ़ द कंसेंट इज़ नॉट गिवन, अगर कंसेंट नहीं दिया जाए तो अथॉरिटी जो है वो डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट को, हु मे ऑर्डर टू पर्टिकुलर दैट पर्सन टू ऑब्टेन द और टू गिव कंसेंट फॉर द डीएनए कलेक्शन। ठीक है, इसके लिए और क्या है प्रोविजन कि इस्टेब्लिश किया गया है नेशनल डीएनए डाटा बैंक एंड रीजनल डीएनए डाटा बैंक। ठीक है, ये दो बैंक्स रहेगी। ठीक है, जो डीएनए लैबोरेटरी रहेगी, ठीक है, जो शेयर ऑफ डाटा या शेयर मतलब जो भी डाटा प्रिपेयर किया जाएगा इसमें प्रिपेयर किया जाएगा। बिल प्रोवाइड फॉर द रिमूवल ऑफ अ डीएनए प्रोफाइल। ठीक है, डीएनए प्रोफाइल के रिमूवल का भी एक प्रोविजन है यहाँ पे। अ सस्पेक्ट इफ द पुलिस रिपोर्ट इज फाइल ऑन अ कोर्ट ऑर्डर गिवन। ठीक है, तो ये अगर केस रहा तब, उसके बाद अगर अंडर ट्रायल का केस हुआ, ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया उस केस में, और द रिटर्न रिक्वेस्ट दी गई हो फॉर द पर्सन हु इज़ नॉट अ सस्पेक्ट ऑफेंडर और अ अंडर ट्रायल। ठीक है, इन तीन केसेस में क्या है, जो डीएनए प्रोफाइल का जो डाटा है उसको डीएनए प्रोफाइल जो होती है वो रिमूव की जाती है। उसके बाद क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड टू सुपरवाइज द डीएनए डाटा बैंक एंड लेबोरेटरी। ठीक है, एक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड भी रहेगा और जो क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा जो भी डाटा डीएनए बैंक होगा। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि दो बैंक्स का होगा, एक नेशनल डीएनए बैंक रहेंगी और रीजनल डीएनए बैंक। ठीक है, तो इन सारा का डाटा सुपरवाइज करने को, ठीक है, लैब को सुपरवाइज करने को जो है डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें कौन से मेंबर रहेंगे, सबसे पहले है सेक्रेटरी द डायरेक्टर जो डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो एक्ट करेगा एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। उसके साथ साथ एडिशनल मेंबर्स रहेंगे, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपर्ट्स रहेंगे बायोलॉजिकल साइंस रिलेटेड फील्ड में से, जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। ठीक है, उसके साथ साथ द फंक्शन ऑफ अ बोर्ड अभी क्या इंक्लूड करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एडवाइजिंग, गवर्नमेंट को एडवाइस किया जाएगा डिफरेंट इशू रिलेटेड टू द डीएनए लैबोरेटरी और द डीएनए बैंक रिलेटेड। ठीक है, एंड penal provision for offences like unauthorized disclosure, obtain, use and access of a DNA sample, destruction, alteration, contamination और tampering with a biological evidence। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा मतलब अनऑथराइज डिस्क्लोजर नहीं होगा, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, कंसर्न राइज बाय द कमेटी। भी कंसर्न क्यों रेज हुआ है कमेटी थ्रू। ठीक है, तो पहला कंसर्न है, सबसे पहले है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, डीएनए प्रोफाइल जो होती है बहुत एक सेंसिटिव मैटर होता है। ठीक है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर एक पर्सन की इंडिविजुअल। ठीक है, उसका स्किन कलर लो या बिहेवियर, ठीक है, सब कुछ जो है एक स्पेसिफिक सेंसिटिव मैटर के होने की वजह से एक कंसर्न अराइज होता है। ठीक है, एक्सेस टू सन इंफॉर्मेशन, अगर किसी मिसयूज़ किया किसी पर्सन ने, ठीक है, मिसयूज़ हुआ तो वो पर्सन या पर्टिकुलर जो फैमिली है वो टारगेट हो सकती है और ये कहीं ना कहीं जो है क्राइम को बढ़ावा दे सकता है। नेक्स्ट कंसर्न क्या है, नेक्स्ट इज अ वीक कंसेंट क्लॉज। ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट कैन ईजिली ओवरराइड इट्स कंसेंट देयर बाय मेकिंग कंसेंट प्री फंक्शनरी, देर इज नो गाइडेंस ऑन द ग्राउंड एंड द रीजन ऑफ व्हेन द मैजिस्ट्रेट कैन ओवरराइड कंसेंट। ठीक है, अभी मैंने बताया कि मैजिस्ट्रेट का भी प्रोविजन है कि मैजिस्ट्रेट को मतलब परमिशन रहती है। ठीक है, तो पर्टिकुलर अगर पर्सन कंसेंट नहीं दे रहा हो, ठीक है, फॉर डीएनए कलेक्शन, तो उस टाइम पे क्या है, अगर मतलब मैजिस्ट्रेट का जो प्रोविजन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कभी वो इजीली ओवरराइड भी हो सकता है। ठीक है, एंड इसका भी एक हम बोल सकते हैं कि वीक कंसेंट का एक जो क्लॉज है वो कहीं ना कहीं एक मेजर कंसर्न अराइज कर रहा है इन दिस बिल। नेक्स्ट इज अ वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, अगर ये बिल जो है, ठीक है, retention of a DNA found at a criminal sense is perpetually, even if conviction of a offender has been overturned. DNA profile for the civil matter will also store in DNA bank data bank, but without a clear and a separate index. This violates the fundamental right of privacy and does not even a public does not serve a public purpose। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये जो डीएनए, ठीक है, अभी हम कलेक्ट करेंगे फिर डाटा बैंक पे रखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक हमें क्लियर आइडिया नहीं देता है। ठीक है, क्लियर एंड सेपरेट इंडेक्स नहीं फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है या हमारा एक अगर प्राइवेसी या फंडामेंटल राइट भी ना कंसिडर करें तो भी ये कहीं ना कहीं जो है मेन पब्लिक का पर्पस जो होता है सर्व करने का, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं करता है। उसके साथ क्या है, प्रॉपर जो डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन नहीं है। ठीक है, अभी हम नेशनल डाटा डीएनए बैंक का ही ले अगर हम डिस्टैब्लिश करेंगे इस बिल के अकॉर्डिंग, तो ये कहीं ना कहीं डाटा प्रोटेक्शन के कंप्लीट नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं हम करेगा। नेक्स्ट इज वे फॉरवर्ड। कमिटी सजेस्ट तो कुछ वे फॉरवर्ड के पहले अपन ये देखते हैं कि पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ अ डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019। सबसे पहला है यहाँ पे आइडेंटिफाई करने को। ठीक है, आइडेंटिफाई द मिसिंग पर्सन, अनआइडेंटिफाइड
रिसीव्ड पर्सन इंक्लूडिंग डिजास्टर विक्टिम, बर्न विक्टिम, एक्सीडेंटल विक्टिम, ठीक है। ये सारे जो है उसके साथ क्या है, मतलब ये डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरीके से होगा, तो ये सारे फैक्टर्स है, ठीक है। मैंने पहले डिस्कस किया। अभी सेकंड क्या है, अगर कुछ हीनस क्राइम किया हो, ठीक है, मर्डर या रेप, उस टाइप में भी जो है रिपीटिव ऑफेंस जो होते हैं उसको भी पता करने के लिए जो है वो यूज़फुल हो गए। उसके साथ क्या है, डिलीवरी ऑफ अ जस्टिस, ठीक है। रॉन्गफुल जो कन्विक्शन हो, ठीक है, एक्यूरेसी इंक्रीज होंगी इन द इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, और कहीं ना कहीं जो रॉन्गफुल कन्विक्शन का जो केस है वो भी रिड्यूस होगा। अभी वे फॉरवर्ड क्या दिया है, कमेटी सजेस्ट द फॉलोइंग, कुछ उन्होंने मेजर्स दी है। उन्होंने बोला है कि इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी होनी चाहिए, मस्ट बी डन। जो भी बायोलॉजिकल सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, एंड जो भी रिमूवल ऑफ डीएनए प्रोफाइल रिलेटेड डाटाबेस जो रहेगा, तो इन सारे का जो है एक प्रॉपरली इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी रहनी चाहिए। उसके साथ साथ क्या है, उन्होंने ऐसा भी बोला है कि मेक प्रोविजन टू इंश्योर दैट इफ अ पर्सन हैज़ फाउंड इनोशन इन हिज डीएनए प्रोफाइल हैज़ टू बी रिमूव इमीडिएटली फ्रॉम द डाटा बैंक, ठीक है। अभी डाटा बैंक में जिसके भी डीएनए कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, तो वो अगर पर्सन इनोसेंट फाउंड हुआ तो उस टाइम पे क्या होगा, डायरेक्टली मतलब बहुत जल्दी से जल्दी जो है इमीडिएटली डीएनए प्रोफाइल जो है उस पर्टिकुलर पर्सन की रिमूव होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया इज़ फर्स्ट नीड लॉ, उनको सबसे पहले क्या है, इंडिया को एक लॉ बनाना चाहिए जो प्रोटेक्ट करेगा प्राइवेसी और पर्सनल डाटा को, ठीक है। एंड जो सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारी फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी उसको भी हम नहीं करेंगे। इसलिए जो पहला एक लॉ होना चाहिए टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी एंड द पर्सनल डाटा। बाद में क्या है, डाटा बैंक एंड लेबोरेटरी शुड हैव हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी टू प्रिवेंट अ साइबर ब्रीचेस, ठीक है। तो डाटा बैंक जो रहेंगी उसको प्रॉपर हाईएस्ट पॉसिबल लेवल तक साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी साइबर ब्रीचेस होंगे, साइबर अटैक्स हो गया इस टाइप में, तो जो है वो प्रिवेंट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर। तो रिसेंट में न्यूज़ में क्या है, इंडिया ने रिसेंटली कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क असाइंड टू इट अंडर द ITER प्रोजेक्ट। ITER प्रोजेक्ट के अंडर में जो उनको प्रोजेक्ट दिया था इंडिया को, तो उसने 50% तक असाइन या कंप्लीट हो गया है। अभी ये प्रोजेक्ट क्या है, तो ये लॉन्च हुआ था 1985 को, ठीक है। ITER एक है एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो करंटली जो है अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैरेडाची साउथ ऑफ अ फ्रांस, ठीक है। एम देखा जाए तो ये क्या करेगा, टू prove the flexibility of a nuclear fusion as a future source of energy and build the world largest tokamak थ्रू द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो ITER टेक्नोलॉजी से क्या यूज़फुल होगा, एक प्रूव करने वाले हैं। उनका मेन एम है कि एक फ्लेक्सिबल न्यूक्लियर जो फ्यूजन हो, ठीक है, एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी को मतलब फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी को कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूट करेगा, और वो क्या होगा, एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोकामाक बनाने में यूज़फुल होगा, और ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ होगा। वंस द कंप्लीट ITER विल बी द फर्स्ट फ्यूजन डिवाइस टू प्रोड्यूस नेट एनर्जी, ठीक है। ये फ्यूजन डिवाइस ऐसा पहला होगा जो नेट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, अगर ये पूरा वर्क जब कंप्लीट हो जाएगा। ITER की मैंने मेंबर्स देखा जाए तो सिग्नेटरी अगर एग्रीमेंट में है तो चाइना है, यूरोपियन है यूनियन, इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट, और उसके साथ साथ 35 और नेशंस हैं। उसके बाद है दिस कंट्री शेयर कर, ये कंट्रीज़ क्या है, ये शेयर करते कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑपरेशन, ठीक है, उसका, और डीकमीशनिंग, उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एंड एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी है वो सारा कंट्रीब्यूट करती हैं। उसके साथ साथ जो है यूरोपियन यूनियन जो है हैज़ होस्ट, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इसमें 45%, और बाकी जो पार्टीज़ है वो 9% तक कंट्रीब्यूशन है। ईच मेंबर ने क्या है, हर एक जो मेंबर्स है इसके ITER के, ठीक है, तो वो क्या है, सब ने एक डोमेस्टिक एजेंसी उनने अपने अपने प्लेस में फॉर्म की है, ठीक है, टू फुलफिल द प्रोक्यूरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी रहेंगी ITER की उसके लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे दिया है, हमने बोला कि टोका मार्क का फॉर्मेशन होगा। अभी टोका मार्क क्या है, टोका मार्क इज अ एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस डिज़ाइन टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ अ फ्यूजन, ठीक है। जो मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस है, ठीक है, जो उसका मेन क्या है, इसलिए डिज़ाइन किया जाता है टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ अ फ्यूजन इनसाइड अ टोकामाक। द एनर्जी प्रोड्यूस थ्रू अ फ्यूजन इज एब्जॉर्ब एज अ हीट इन द वॉल ऑफ अ वेसल, ठीक है। तो ये क्या होता है टोकामाक के इसमें, तो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, थ्रू द जो फ्यूजन से प्रोड्यूस होती है एनर्जी, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है एज अ हीट इन द वेसल ऑफ द
इन द वॉल ऑफ दैट वेसल, एंड उसको क्या होता है फर्दर जो है उसका यूज़ किया जाता है इन द फ्यूजन पावर प्लांट, एंड उससे क्या होता है जो हीट वहाँ पे स्टोर करती है उससे स्टीम प्रोड्यूस करती है, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द वे ऑफ अ टर्बाइंस एंड द जनरेटर। ठीक है, द डिवाइस यूज अ मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज़ किया जाता है टू ऑब्टेन एंड कंट्रोल जो हॉट प्लाज्मा आता है उसको, एंड जो कहीं ना कहीं इनेबल करता है फ्यूजन बिटवीन ड्यूटेरियम एंड ट्राइयम न्यूक्लिया टू प्रोड्यूस अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज अ आयोनाइज स्टेट ऑफ अ मैटर सिमिलर टू द गैस बिकम प्लाज्मा एट एक्सट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, हम जैसे जानते हैं 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और जो एक्सट्रीम स्टेज होता है गैसेस का उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और एक्सट्रीम जब गैस एक्सट्रीमली हीटेड हो जाता है उसको हम प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मशीन हैज़ बीन डिज़ाइन स्पेसिफिकली टू, अभी ये मशीन जो है ये किस लिए स्पेसिफिक डिज़ाइन की, सबसे पहला है कि 500 MW मतलब मेगावाट तक ना फ्यूजन हो पावर का, ठीक है, वो प्रोड्यूस करने के लिए। सेकंड है डेमोस्ट्रेट द इंटर granted operation of a technology for fusion power plants such as a heating, control, diagnostic, cryogenic and remote maintenance। बाद में है टू अचीव डेटेरियम ट्राइडियम प्लाज्मा। ठीक है, इसको अचीव करने के लिए बाय द रिएक्शन जो होती है लॉन्ग टाइम सस्टेन करने के लिए, ठीक है, ड्यू टू द इंटरनल हीटिंग। बाद में है टेस्ट ट्राइटियम ब्रीडिंग के पर्पज़ में, और बाद में है कि डेमोस्ट्रेट द सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्यूजन डिवाइस। इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है, इंडिया ने ज्वाइन किया था ये प्रोग्राम जो है 2005 में। ठीक है, इनका मेन क्या है, टू इट रिस्पॉन्स फॉर द डिलीवरी ऑफ अ काइट्रो सैट इन वॉल शील्डिंग, कूल वाटर सिस्टम, कायरोजेनिक सिस्टम, हीटिंग सिस्टम, डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर न्यूट्रल बीम सिस्टम। ठीक है, इन सारा जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इन द डिलीवरी ऑफ दिस पर्टिकुलर मैटर इंडिया का। ठीक है, अभी इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 2.2 बिलियन जो डॉलर है, इतना वर्ड है इसका एफर्ट। ठीक है, अभी ये जो है इसका स्पेसिफिक अगर प्रोजेक्ट देखा जाए, डोमेस्टिकेट एजेंसी देखा जाए इंडिया में कौन सी है, इंस्टीट्यूट फॉर अ प्लाज्मा रिसर्च। ठीक है, और ये एड एंड अंडर ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमिक एनर्जी। अभी डिफरेंस क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में, फिशन और फ्यूजन में। अगर फ्यूजन के बारे में अगर देखा जाए तो फ्यूजन इज अ स्प्लिटिंग ऑफ अ हेवी अनस्टेबल न्यूक्लियस इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियस विच रिलीज अ ट्रिमेंडियस एनर्जी। ठीक है, तो एक कंप्लीट एक न्यूक्लियस होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ अ हेवी एंड अनस्टेबल न्यूक्लियर इन द 2 लाइटर न्यूक्लियर। ठीक है, विद द रिलीज ऑफ अ ट्रिमेंडियस एनर्जी, और इसके साथ क्या है, बहुत ट्रिमेंडियस एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन के केस में। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन इज अ प्रोसेस वेयर 2 लाइट न्यूक्लियर कंबाइन टुगेदर रिलीजिंग वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, फ्यूजन मतलब 2 लाइट जो न्यूक्लियर होते हैं वो फ्यूज होते हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए मोस्टली यूज़ किए जाते हैं जो फ्यूजन रिएक्टर, ठीक है, यूरेनियम और प्लूटोनियम, और इसके केस में फ्यूजन के केस में अगर देखा जाए तो एटम ऑफ अ ट्राइटियम एंड डेंटेरियम। ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड यहाँ पे जो है एनर्जी रिलीज इन द सेवरल टाइम ग्रेटर देन द फ्यूजन रिएक्टर प्रोड्यूस हाई रेडियो एक्टिव फ्यूजन प्रोडक्ट, हाई रेडियो एक्टिव फ्यूजन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो होता है फ्यूजन के केस में जो प्रोड्यूस होता है नो हाई एक्टिव और लॉन्ग लाइव्ड रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, ये ज़्यादा वेस्ट नहीं बनाते। उसके साथ क्या है, एडिशनल न्यूट्रॉन रिलीज इन द फ्यूजन रिएक्शन कैन इनिशिएट अ चेन रिएक्शन विच सस्टेन फ्यूजन रिएक्शन ऑन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ड्यू टू द ट्रिमेंडस एनर्जी। ठीक है, ये जो होती है सस्टेन करता है ज़्यादा फॉर द लॉन्गर रिएक्शन, एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो ड्यू टू द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर नीडेड टू जॉइन द न्यूक्लियस टुगेदर, फ्यूजन रिएक्शन इज डिफिकल्ट टू सस्टेन फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम तक फ्यूजन रिएक्शन सस्टेन नहीं करती, और यहाँ पे फ्यूजन का देखा जाए तो ये लॉन्गर टाइम तक रहती है। ठीक है, फ्यूजन एंड फिशन। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज क्या है फ्यूजन एनर्जी के, सबसे पहला है एबंडेंस एनर्जी। ठीक है, हमें फ्यूजन जब होता है पार्टिकल एटम का, तो उसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा रिलीज होती है। ठीक है, सच एज अ बर्निंग ऑफ अ कोल हो, ठीक है, ऑयल और गैस हो। ठीक है, 4 टाइम देन द फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, सस्टेनेबल। ठीक है, फ्यूजन फ्यूल्स आर वाइडली अवेलेबल एंड नियरली इन एग्जॉस्टेबल। ठीक है, वाइडली अवेलेबल है या इन एग्जॉस्टेबल है हम बोल सकते हैं, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल है। नेक्स्ट इज अ जीरो कार्बन इमिशन। ठीक है, फ्यूजन के केस में क्या होता है, वो ज़्यादा हार्मफुल जो है डज नॉट इमिट हार्मफुल टॉक्सिस। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, इसके वजह से हम बोल सकते हैं एक एडवांटेज है फ्यूजन रिएक्शन का, फ्यूजन एनर्जी का। नो हाई एक्टिव लॉन्ग लाइव्ड
रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है। अभी मैंने जैसे बताया था डिफरेंस बताते हुए कि ज़्यादा जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट का जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाते, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड नेक्स्ट इज ए लिमिट रिस्क ऑफ फोर्टिफिकेशन, ठीक है। फोर्टिफिकेशन के केस में एक लिमिटेड रिस्क होती है, ठीक है, जैसे फ्यूजन डज नॉट एम्प्लॉय फोसिल्स मटेरियल लाइक यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, ठीक है। यूरेनियम और प्लूटोनियम नहीं होती, ये कहाँ पे होते हैं, फ्यूजन के केस में होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, ये ज़्यादा रिस्क कॉसिंग नहीं है। बाद में क्या है, इशू रिलेटेड टू द इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ ITER। अब इंडिया का पार्टिसिपेशन रिलेटेड इशू क्या है, डिले इन द कैश कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कैश कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इंडिया का क्वाइट डिले है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लो अलोकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स द ITR साइड, ओनली 25 इंडियंस आर करेंटली वर्किंग, ओनली 25 इंडियंस, बहुत कम जो कंट्रीब्यूशन है इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया का बहुत थोड़ा कम है, ठीक है। 25 इंडियंस रिसेंटली अगर देखा जाए वर्क कर रहे हैं। एंड बाद में है इंडिया डिप्यूटेड अ रादर जूनियर पर्सन टू द रिप्रेजेंट द कंट्री, ठीक है। जो ज़्यादा जूनियर पर्सन है उनको रिक्रूट किया है, ऐसा भी एक बोल सकते इशू है इन द केस ऑफ इंडियाज पार्टिसिपेशन। इसके बाद क्या है, मैंने जब यहाँ पे जो बता रही थी एडवांटेज में और दो एडवांटेज बचे थे, तो एक है कि कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, पर किलो वेट ऑफ एनर्जी, और एक है नो रिस्क ऑन ऑफ अ मेल्ट डाउन इन अ टोकोमार्क्स फ्यूजन डिवाइस, ठीक है। तो मेल्टिंग का भी जो प्रॉब्लम है तो वो भी अराइज नहीं होता है। अभी कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, बाय द एंड ऑफ अ सेंचुरी डिमांड फॉर एनर्जी विल बी ट्रिपल अंडर द कंबाइंड प्रेशर ऑफ अ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। पॉपुलेशन जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ एक्सपांड ऑफ डिफरेंट मतलब इंडस्ट्रीज़ हो गया, ठीक है। इसके वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो एक्सेस यूज़ मतलब बढ़ेगा, ठीक है। बाय द एंड ऑफ अ सेंचुरी हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और जिसके वजह से अगर ही हम अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा, ठीक है। रिलेइंग ऑन द फोसिल फ्यूल अलॉन्ग विद द इंक्रीज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज बोथ इम्प्रैक्टिकल एंड इम्पॉसिबल, ठीक है। डायरेक्टली हम सिर्फ फोसिल फ्यूल पे ही डिपेंड करें फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, वो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल या इम्प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएंगी, ठीक है, ड्यू टू दिस जो फ्यूजन टाइप का जैसे हम इस टेक्नोलॉजी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट इज कल्चर रिलेटेड न्यूज़ है कि ओडिशा गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है टू गिव अ फेस लिफ्ट टू द 11th सेंचुरी लिंगराज टेम्पल, ठीक है। जो सिमिलर उसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए प्री 350 ईयर स्ट्रक्चरल स्टेटस है उसका। एंड लिंगराज टेम्पल के बारे में अगर देखा जाए तो 11th सेंचुरी AD में बनाया था, बाय किस किंग ने बनाया था, किंग जजाति केशरी ऑफ सोमावंशी, ठीक है। इस डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे। एडिशनली उसको अगर लेटर एडिशन अगर किया जाए तो वो गंगा डायनेस्टी रूलर भी बोला जाता है, ठीक है। 11th सेंचुरी इस किंग ने बनाया था। उसके बाद क्या है, इट ड्यूअल मतलब टावर जो है उसका राइज अप टू 180 फीट तक उसका टावर है, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर अगर देखा जाए, उसके साथ साथ क्या है उसके साथ यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि इन डियोल दैट इज टॉवर राइज टू द हाइट ऑफ 180 फीट एंड मार्क द क्यूमुलेशन ऑफ अ टेम्पल आर्किटेक्चर इन द भुवनेश्वर विच हैज़ अ कार्डल ऑफ अ किंग कलिंगा स्कूल ऑफ अ टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसका भी एक इन्हांस दिखता है, ठीक है, इसेंस दिखता है। उसके बाद क्या है, द टेम्पल कैन ब्रॉडली जो है 4 मेन हॉल्स में डिवाइड है, ठीक है। सबसे पहला है एक गाबरा गृह रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यजना मंडपा, ठीक है। उसके बाद है नतया मंडपा एंड, ठीक है, नतिया मंडपा मतलब डांस वगैरह होंगे, यजना मंडपा मतलब वहाँ पे प्रेयर्स वगैरह कंडक्ट किया जाएंगी। और बाद में यहाँ पे है भोजन मंडपा जहाँ पे ड्यूटी प्रेज या मतलब जो भी है प्रसाद वगैरह का जो रहेगा, ठीक है। इस टाइप के 4 वॉल्स में डिवाइडेड है। उसके बाद क्या है, प्रॉपर एक बहुत अच्छे से क्रीविंग की गई है, ठीक है। एक बहुत प्यारी क्रीविंग की गई है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिक्रिप्शन मतलब प्रॉपर क्रेविंग जो होती है, ठीक है, कोरा जाता है ऐसा टाइप, तो वो बहुत प्यारे से की है वहाँ पे, जहाँ पे कल्चरल गैदरिंग होती है, सोशल टेम्परिंग होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिंगराज इज रेफर एज अ स्वयंभू भी उनको रेफर किया जाता है, उसको सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग, ठीक है। शिवलिंग इज नोन एज अ हरिहार, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनादर अट्रैक्टिव अगर टेम्पल का पार्ट देखा जाए तो है बिंदुसारा लेक, ठीक है, जो नॉर्थ साइड में है इस टेम्पल के। देन शिवरात्रि फेस्टिवल भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। द टेम्पल इज कंपाउंड इज नॉट ओपन फॉर नॉन हिंदूज बट देयर इज अ विविंग प्लेटफॉर्म बिसाइड द वॉल ऑफरिंग द गुड व्यू ऑफ अ मेन एक्सटर्नल। दिस वॉज ओरिजिनल इंक्रेडिटेड बाय द विजिट ऑफ अ वॉइसराय लॉर्ड कर्जन,
ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए, कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो हमने अभी पढ़ा उसके बारे में अगर देख लेते हैं कि कलिंगा आर्किटेक्चर जो है एक सब स्टाइल आर्किटेक्चर है नागरा आर्किटेक्चर का, जो फ्लॉरिश हुआ था एंशिएंट कलिंगा रीजन में, ठीक है। जो प्रेजेंटली अगर स्टेट कंसिडर किया जाए तो उड़ीसा, बंगाल, दैट इज वेस्ट बंगाल, और नॉर्थ आंध्र प्रदेश में आता है। तो कलिंगा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर में मोस्टली क्या है, शिकारा रहता है, इसको हम कॉल दिहोल इन उड़ीसा लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। एक टॉप कर्विंग पाथ होता है शिकारा, ठीक है, टेम्पल का। बाद में क्या है, शिकारा जो है इस प्रिस्क्राइब बाय द मंडपा, ठीक है। शिकारा जो है मंडपा से प्रिस्क्राइब होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, द स्टाइल कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ अ टेम्पल, 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टेम्पल्स होते हैं। एंड 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टेम्पल देखा जाए तो रेखा दियोल, पिंदा दियोला एंड खाकरा द्योल, ठीक है, ये 3 होते हैं। उसके बाद क्या है, कलिंगा जो टाइप ऑफ आर्किटेक्चर के काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, जैसे पूरी टेम्पल, जगन्नाथ पूरी टेम्पल, ठीक है, इस टाइप के टेम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज इथिक्स रिलेटेड एक न्यूज़ है, वैक्सीन डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटेक्स्ट देखा जाए तो ट्रिमेंडस इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कोविड-19 वैक्सीन विच with more than 100 initiative under we around the world. Even if one or more vaccine emerge, the public health problem will not eliminate, but policy maker can avoid some foreseeable problem to starting to address key questions about फाइनेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नाउ, ठीक है। तो अभी अगर कोई वैक्सीन आ भी गई, ठीक है, अगर कोविड-19 की 100 ऑफ इनिशिएटिव जैसे चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, वन और मोर वैक्सीन इमर्ज, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो टोटल जो वर्ल्ड में क्राइसिस आया है, ठीक है, रिलेटेड टू द कोविड-19, वो कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम है वो वाइल्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी अराइज कर सकता है, ठीक है, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए जो भी फॉरसीनेबल हम बोल सकते हैं फ्यूचर में आने वाली जो क्राइसिस है उसको जो पॉलिसी मेकर्स है उसको डील करना चाहिए, ठीक है। बट वाई द वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड इथिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अभी इथिकल डिसीजन मेकिंग क्यों होनी चाहिए वाइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वैक्सीन, बिकॉज हम बोल सकते हैं कि अभी वैक्सीन डेवलप होगी तो इतनी सारी कंट्रीज़ में कौन जिसने डेवलप किया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन केसेस, ठीक है, पहले हेल्थ केयर ऑफ पर्सनस को दिया जाएगा या ओल्ड एज पर्सन को दिया जाएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा जो है तो मेन क्या है यहाँ पे कि ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को हम इथिकल डिसीजन मेकिंग में क्यों कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसीज and health system has the obligation to ensure to the best of their ability educate provision of a health for all. However, it will not possible during the pandemic when the health resources are the limited, ठीक है। सेटिंग प्रायोरिटी एंड रेटिंग, तो अभी ये जो कोविड-19 के बाद ऑब्वियसली गवर्नमेंट या इंटरनेशनल एजेंसी है सबका एक मेन ही मोटिव है कि हेल्थ केयर शुड बी प्रोवाइड फॉर ऑल, बट ये जो भी पैंडेमिक की वजह से, ठीक है, ये लिमिट ऑफ रिसोर्सेज की वजह से बहुत सारे क्राइसिस अराइज हुए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, सेटिंग द प्रायोरिटी एंड रैशनलाइजिंग रिसोर्सेज इन दिस कंटेक्स्ट, ओके। इस केस में क्या कर सकते हैं, हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं एंड रैशनलाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज इन पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, ठीक है, बाय मेकिंग अ ट्रैकिक choices, but it is essential that this tactic choices be will ethical justice, ठीक है, इथिकल जस्टिफाई होनी चाहिए जो भी आपने चॉइस किया, ठीक है, जो भी प्रायोरिटी दी जिसको, तो वो भी एक इथिकल जस्टिफाइड होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, इथिकल जस्टिफिकेशन कैन बी प्रोड इन द वेरियस वे, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड विच सिस्टम सूट्स द कंटेक्स्ट बेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अलोकेशन ऑफ अ डिफरेंट रिसोर्सेज में फाइंड इथिकल जस्टिफिकेशन इन द डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, ठीक है। तो अलोकेशन जो है डिफरेंट इथिकल जस्टिफिकेशन मतलब में फाइंड अ डिफरेंट टाइप ऑफ इथिकल जस्टिफिकेशन इन अ डिफरेंट प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये जो इस पॉइंट को कंसिडर करके जो है वो डिसीजन लेना चाहिए। उसके बाद क्या है, फॉर importantly, a standardized ethical framework can be used as a guide for a decision making process for hospital to administrator, ठीक है। तो ethical framework जो है उसको properly स्टैंडर्डाइज करना चाहिए और जो एंड इट कैन बी यूज गाइड फॉर अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस राइट फ्रॉम द हॉस्पिटल टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म डिबेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सर्वल कंट्रीज जैसे ब्रिटेन हुआ, फ्रांस, जर्मनी एंड US has entered the pre-purchase agreement with the COVID-19 vaccine manufacturing and development that will come to known as the vaccine nationalism, ठीक है। वैक्सीन नेशनलिज्म को क्या बोलते हैं, अगर कुछ कंट्रीज़ ने पहले ही कोविड-19 की जो मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है, जिनकी कुछ अच्छे स्टेज में जिनकी जो वैक्सीन पहुंची है उनके साथ पहले ही एग्रीमेंट किया है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन नेशनलाइजेशन, ठीक है। अभी फियर क्या है, अभी जिसने दे हैव अ फियर दैट सच एडवांस एग्रीमेंट विल मेक it initial few vaccine unaffordable and inaccessible to everyone apart
फ्रॉम अ रिच कंट्री इन पर्टिकुलर टू द कंट्री विद फ्यूअर रिसोर्सेज एंड बार्गेनिंग पावर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक फियर अराइज कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियली जो वैक्सीन है, ठीक है, अनअफोर्डेबल या इनएसेसिबल रहेगी सारे सारे कंट्रीज़ को, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द अगर रिच कंट्री को साइड में किए तो, ठीक है। क्योंकि जो फ्यूअर जो दो बाकी जो कंट्रीज़ है, ठीक है, जिसके पास फ्यूअर रिसोर्सेज है या बार्गेनिंग पावर भी कम है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वैक्सीन से कुछ टाइम के लिए तो भी दूर रह पाएंगे, ठीक है। इन अगर WHO का कंसर्न देखा जाए, उन्होंने वार्न किया है दैट अ होर्डिंग पॉसिबल कोविड 19 वैक्सीन विल एक्सक्लूडिंग अदर वुड फर्दर डिपेंडिंग ऑन द पैंडेमिक, ठीक है। पैंडेमिक के बेसिस पे ही जो है कोविड वैक्सीन की जो है होर्डिंग की जाएंगी, ठीक है, वार्न किया है उन्होंने। उसके बाद क्या है कि पॉसिबल काउंटर टू वैक्सीन नेशनलिज्म इज़ अ ग्लोबल कोलैबोरेशन, ठीक है। ग्लोबल कोलैबोरेशन कंट्रीब्यूट करता है जो वैक्सीन नेशनलिज्म है उसको, ठीक है। अभी व्हाट वैल्यू शुड बी बेस्ड टू डिसाइड, सॉरी एक पॉइंट बचा है कि ये कहीं ना कहीं जो है मेनली जो लो फैसिलिटीज़ जो है, ठीक है, जैसे लो इनकम कंट्रीज़ हो गया, ठीक है, इन सबको कहीं ना कहीं अगर जो है मिलियंस ऑफ डोज, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फार रह सकते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम अराइज कर सकता है। उसमें बाद में क्या है व्हाट वैल्यूज़ जो है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो किसको प्रायोरिटी स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है, प्रायोरिटी मेडिसिन दी जाएंगी, तो उस पर कुछ फैक्टर्स दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला है इक्वलिटी, ठीक है। बेस्ड ऑन द इक्वलिटी को एक फैक्टर, ठीक है, ईच पर्सन इंटरेस्ट शुड बी कंटेन इक्वली, ठीक है, हर एक पर्सन का इंटरेस्ट इक्वली कंटेन करके काउंट करके, ठीक है, उसको कंसीडर करके जो है हम डिसीजन लेनी चाहिए, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर रिसोर्सेस, ठीक है, अलोकेशन हो, ठीक है, कोविड 19 का अलोकेशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन को है प्रॉपरली इक्वली हर एक पर्सन के इंटरेस्ट को काउंट करके ही लेना चाहिए। बेस्ट आउटकम, ठीक है, द जो आउटकम जो है, ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो आउटकम जो है पॉजिटिव आए, इसका भी जो है पॉसिबल जो है हम कंडीशन ले सकते हैं। उसके बाद क्या है प्रायोरिटाइज द वर्स्ट ऑफ, ठीक है। प्रायोरिटाइज करते समय आपको बहुत से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर द प्रिंसिपल दैट वी यूज टू जस्टिफाई द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू दोज इन द ग्रेटेस्ट मेडिकल नीड, ठीक है, ग्रेटेस्ट मेडिकल नीड के अकॉर्डिंग अगर कर पाए तो वैसे इसी टाइप का करना चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटाइज दो टास्क विल हेल्पिंग अदर, ठीक है, इसको इन फैक्टर्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जो कहीं ना कहीं दूसरों को हेल्प कर पाए। उसके बाद क्या है व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर दैट दिस प्रिंसिपल आर अप्लाइड फेयरली। अभी ये प्रिंसिपल जो है अभी हमने डिस्कस किए, चाहे इक्वली सबको काउंट करना चाहिए, ठीक है, किसी भी पर्सन को मतलब विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इक्वली हर एक पर्सन की इंटरेस्ट को काउंट करके हमको प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। सेकंड था कि बेस्ट आउटकम, ठीक है, बेस्ट आउटकम हो ऐसा प्रिंसिपल, ठीक है, प्रॉपरली अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, कि किसी भी पर्सन को, ठीक है, हार्म ना हो, मिनिमाइज द मोस्ट ऑफ द हार्म, ठीक है। ये फैक्टर सेकंड। थर्ड फैक्टर था कि प्रायोरिटाइज द वर्स्ट ऑफ, ठीक है, जो वर्स्ट कंडीशन है किसी की, तो मतलब जिस कंट्री एकदम वर्स्ट कंडीशन आ गई है ड्यू टू कोविड 19, तो उनको प्रायोरिटाइज करिए, ठीक है, या जो प्रायोरिटाइज इसको करे कि जो वो दूसरे पर्सन को हेल्प कर पाए, ठीक है। इन चारों फैक्टर को कंसिडर करके आप प्रायोरिटाइज करिए उन पर्टिकुलर सेक्टर को, और ये प्रिंसिपल प्रॉपरली अलाउ या प्रॉपरली फेयरली वर्क कर रहे हैं, तो इसको इंश्योर करने के लिए क्या है आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है आपको इंकरेज करना पड़ेगा इंक्लूसिवनेस, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल हो, कम्युनिटी हो या कंट्री को कलेक्टिवली जो पर्टिकुलर जो है अलोकेशन होना चाहिए पर्टिकुलर डिसीजन का, ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। एंड बाद में उसके साथ क्या है इंश्योर कंसिस्टेंसी, ठीक है, जो डिसीजंस रहेंगे शुड बी कंसिस्टेंट, ठीक है, सारे कंसिस्टेंट रहने चाहिए, किसी भी टाइप का फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर एक ही फैमिली को हमने बहुत मतलब उनको ही ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। सबको कंसिस्टेंटली पर्टिकुलर पर्सन को कंसिस्टेंट मतलब डिसीजन जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए बाय कंसिडरिंग ऑल पर्सन्स। बाद में है मेंटेन अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, अकाउंटेबल भी होना चाहिए। टेकिंग इन टू द अकाउंट दिस वैल्यूज व्हाट कुल बी द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। अभी क्या एक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, बाय कंसिडरिंग दिस वैल्यू। सबसे पहला है एक्शन, उसके बाद हम रीजन देख रहे हैं। पहला है कि प्रायोरिटाइजिंग दोज हु इफ वैक्सीनेटेड शुड बी प्रिवेंट द ग्रेटेस्ट स्प्रेड ऑफ अ वायरस, एग्जाम्पल हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स को वगैरह हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड दोज हु आर मोस्टली केयरिंग फॉर द पेशेंट्स, ठीक है। ये रीज़न क्यों है बिकॉज दिस विल इंश्योर मैक्सिमाइजेशन
मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ बेनिफिट, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ बेनिफिट होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लार्ज पॉसिबल इम्पैक्ट ला सकते हैं इन द केस ऑफ अ वैक्सीनेशन डोज, एंड ये कहीं ना कहीं जो है दे विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द हेल्थ एंड द वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी। सेकंड है प्रायोरिटाइज दोज ऑफ अ ग्रेटर रिक्स, ठीक है, जो ग्रेटर रिक्स में है उनको अगर प्रायोरिटाइज किए तो इमीडिएटली हम उसकी लाइफ सेव कर सकते हैं। बाद में क्या है, प्रायोरिटाइज द पार्टिसिपेंट ऑफ अ रिसर्च, ठीक है, जो भी वैक्सीन डेवलप करते हैं उनको अगर प्रायोरिटाइज करें तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, दे विल हेल्प टू अदर टू पार्टिसिपेट, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, गिविंग लो प्रायोरिटी टू द यंगर पॉपुलेशन, ठीक है, अगर लो प्रायोरिटी टू द यंगर पॉपुलेशन अनलेस सिक और नीड क्रिटिकल केयर, ठीक है, क्योंकि यंगर पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो रिसर्चर के अकॉर्डिंग वो लोअर रिस्क में रहते कोविड-19 के, उनको हम लो प्रायोरिटी दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी शुड बी बैलेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ अ प्रायोरिटी ऑफ अ वर्स्ट ऑफ, ठीक है, जो मैक्सिमम यूटिलिटी, ठीक है, एंड इट शुड बी बैलेंस इन सच अ वे दैट द प्रिंसिपल जो है प्रायोरिटी का टू द वर्स्ट ऑफ। एंड उसके बाद इसका रीज़न क्या है, देयर आर द चांसेस दैट इन ऑर्डर टू एक्सटेंड बेनिफिट टू एज मेनी people as possible isolation population with the रिक्स हाई रिक्स में भी एक्सक्लूडेड, ठीक है, जो आइसोलेशन पॉपुलेशन है, ठीक है, जो हाई रिक्स से दूर है तो उनको हम थोड़ा जो है बाद में कंसीडर कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या है कि कंक्लूजन ऐसा दिया है कि इथिकल कंसिडरेशन जो है मेन है, ठीक है, वाइटल रोल प्ले करता है इन द डिसीजन मेकिंग इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ द वैक्सीन, ठीक है, एंड जो एक फेयर सिस्टम होनी चाहिए इंडेंजर सॉलिडरिटी एंड द ट्रस्ट विद अ वाइटल टू द सक्सेसफुल एंड द सस्टेनेबल कलेक्टिव रिस्पॉन्स नेसेसरी फॉर डीलिंग इफेक्टिवली विद द आउटब्रेक, ठीक है, जो आउटब्रेक है उसको प्रॉपरली जो है इफेक्टिवली हैंडल करना चाहिए, और जो भी डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, उसको प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, इथिकल कंसिडरेशन इसलिए मेन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस अलोकेशन ऑफ अ लिमिटेड सप्लाई फॉर वैक्सीन कॉल फॉर द फाइन बैलेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड इक्विलिटी एंड फेयरनेस, ठीक है, ये तीन जो फैक्टर्स है उसको कंसिडर करके जो है अलोकेशन जो भी स्टार्टिंग में तो लिमिटेड ही होगा, ठीक है, वैक्सीन का, तो ये यूटिलिटी इक्विलिटी एंड फेयरनेस होना चाहिए, ठीक है, इन तीनों में बैलेंस होना चाहिए। फॉलोइंग दिस शुड बी इंश्योर, और कुछ फैक्टर्स को इंश्योर करना है। सबसे पहले है कि वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म, ठीक है, वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं इनेबल करेगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन हेल्थ मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, लोकल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फर्दर इस प्लेटफॉर्म थ्रू क्या होगा, एक इंटीग्रेटेड विद द इंफॉर्मेटिव रिपोजिटरी, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो रिपोर्ट बनाने वाले होते हैं तो उनके जो है उसमें प्रॉपरली इंटीग्रेशन होना चाहिए। उसके साथ क्या, मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ वैक्सीन डिलीवरी, ठीक है, तो प्रॉपरली मेंटेनेंस होना चाहिए जो इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी होती है उसका, ठीक है, एंड ये कहीं ना कहीं जो होता है वो फॉर द इट विल बी हेल्प फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ वैक्सीन डिलीवरी, ठीक है, तो इन सब का भी मेंटेनेंस होना चाहिए। एंड इट कुल बी लिस्ट ऑफ द पीपल हु नीड वैक्सीनेशन ऑन द इमीडिएट बेसिस, ठीक है, इमीडिएट बेसिस पे जिसको वैक्सीनेशन लगती है तो इसका भी सारा इंफॉर्मेशन इसमें होगा और वो कहीं ना कहीं जो है सबको बेनिफिशियल होगा। तो इन दिस वे वी कंक्लूड आवर टू दिस सेक्शन, वी कंप्लीटेड साइंस एंड टेक, and then we completed ethics, and also we completed culture section, okay, culture section, ये तीन पार्ट हमने कवर कर दिया। एंड हैव अ नाइस डे। एंड जो सितंबर, ओके, सितंबर का जो कंपाइलेशन है 2020 का विजन का, वो कुछ दिनों में जैसे आ जाएगा, हम उसके भी वीडियो अपलोड करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।